हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सामाजिक और राजनैतिक जीवन की किताब से भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। इसका पहला भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी नागरिक से यहाँ पे अभिप्राय है 18 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वयस्क का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। और वयस्क मताधिकार का मतलब फिर यही हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु का है और उसे मतदान करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी हमारे देश में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों के अंदर लोकतांत्रिक भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। तो देखिए, जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव काफ़ी ज़्यादा होता था। और उस वक्त के हमारे जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम हमारे देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, वयस्क मताधिकार को चुनते हैं, तो ऐसे में इन सभी बुराइयों पर एक प्रहार किया जा सकेगा। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जिस तरीके से शासन चाहें वैसे शासन नहीं चला सकते हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। 5 साल के बाद अगर वो नहीं काम करते हैं उस तरीके से जैसा हम चाहते हैं तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं अगले चुनाव में, ठीक है। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति ही होती है। अब संसदीय शासन पद्धति में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा होता है। तो शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। अब राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका का क्या कार्य है? इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। यानी विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, यानी कानून को बनाना। आपने सुना होगा कि संसद में आज ये बिल पेश हुआ, ये बिल पेश हुआ या फिर इस बिल को पास किया गया, तो वो बिल का मतलब कानून ही होता है, ठीक है। तो कानून बनाने का काम विधायिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है कार्यपालिका। यह कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। अब देखो, विधायिका ने कानून बना तो दिया, पर इस कानून को पूरे देश में किस तरीके से लागू किया जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएं, शासन किस तरीके से चलाया जाए, ये काम किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। इसके बाद आती है न्यायपालिका, यानी हमारी जो न्याय व्यवस्था है जिसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यह न्याय व्यवस्था की देख रेख करती है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। यानी हमारे पूरे देश में न्याय व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है न्यायपालिका का। साथ ही साथ विधायिका ने जो कानून बनाया है उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। और अगर विधायिका के द्वारा गलत कानून बनाया गया है तो उसको खारिज भी किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है बच्चों। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो बच्चों, ये जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है इसके पीछे कारण क्या है?
कि अगर शक्तियां अलग अलग अंगों में विभाजित होंगी तो कोई एक अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर वो बाकी सभी पर गलत तरीके से शासन करने की नहीं सोचेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि विधायिका के द्वारा एक गलत कानून बनाया गया जिसके द्वारा सभी नागरिकों के अधिकार को छीन लिया गया, पर जब ये कानून न्यायपालिका के पास जाएगा और न्यायपालिका इसकी व्याख्या करेगा तो ये देखेगा कि विधायिका यहाँ पे गलत तरीके से लोगों के अधिकार को छीन रहा है और इस तरीके से न्यायपालिका इस कानून को खारिज कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो इसीलिए किया गया है कि कोई एक अंग जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हों वो उसको अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करके दूसरों को हानि ना पहुँचाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रखा है मिलान करें, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। पहला है कि भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो ये है 18 वर्ष। अगला है राज्य की कानून बनाने वाली संस्था, तो कानून कौन बनाता है, विधायिका। ठीक है, अगला है कि राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये है कार्यपालिका। और अंतिम है कि राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था को हम कहते हैं न्यायपालिका। तो इस तरीके से आप इन्हें मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लिखकर देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों का मत देने के अधिकार से है। तो ये है पहला प्रश्न। चलिए अब हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा है कि संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, साथ ही ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, अतः संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा हुआ था कि राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सभी के काम हम नीचे देख ही चुके हैं, ये इसके कार्य हैं। तो आप इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं और ये क्यों आवश्यक है। तो बच्चों शक्तियों के बंटवारे का मतलब सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, यानी जो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं उनके बीच में शक्तियों को बांट देना, जैसे कि हमारे संविधान में किया गया है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों को विभाजित किया गया है। अब ये क्यों आवश्यक है, शक्तियों के बंटवारे से प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, इस तरह से सत्ता का संतुलन बना रहता है, इसलिए यह आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।